नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के स्पेशल स्टेट्स आर्टिकल 370, 35A की वापसी के प्रयास और पाकिस्तान से ट्रेड दोबारा शुरू करने का वादा किया है। महबूबा ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से समर्थन के सवाल पर कहा, दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन सीट बंटवारे पर हो रहा है, न कि एजेंडे पर। अगर दोनों दल हमारी पार्टी का एजेंडा मानते हैं तो हम गठबंधन को तैयार हैं। हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है, जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में पीडीपी से किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पीडीपी ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के खिलाफ प्रत्याशी उतारे थे। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। जम्मू कश्मीर में चुनावी शंखनाद के बाद से ही सियासी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति पर तेजी से काम कर रही हैं। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच कुछ सीटों को लेकर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने खुद ही इस बारे में दावा किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, ज्यादातर सीटों पर बात बन गई है। कुछ सीटों पर दोनों पार्टियां दावेदारी कर रही हैं। कुछ सीटें हैं जिन पर हम अड़े हुए हैं, कुछ सीटों पर हमारे कांग्रेस के दोस्त हैं, वो अड़ रहे हैं। अलायंस टूटने की बात हम नहीं कर रहे हैं और ना ही कांग्रेस कह रही है। हम चाहते हैं कि साथ मिलकर चुनाव लड़ें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रयागराज दौरे के दौरान संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले सुल्तानपुर में मोची राम जैत की कहानी सुनाई, जिससे उन्होंने मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर जाति जनगणना की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना से न सिर्फ आबादी का पता चलेगा, हम यह भी जानना चाहते हैं कि किन किन लोगों की कितनी भागीदारी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जाति जनगणना कराना जरूरी है। इस सम्मेलन में सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाली है, जिसमें एक भी दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिला नहीं है। राहुल गांधी ने संविधान सम्मान सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने पीएम मोदी का जिक्र कर कहा कि वो खुद को शहंशाह समझते हैं, राजा महाराजा वाला मॉडल अपनाना चाहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को नॉन बायोलॉजिकल समझते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मोदी रॉन्ग नंबर है। राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना को रोका नहीं जा सकता, 50% के बैरियर को भी रोका नहीं जा सकता। हालांकि जनता ने मन बना लिया है और उसने ऑर्डर दे दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री को यह ऑर्डर कबूल कर लेना चाहिए और जनता का ऑर्डर मान लेना चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आप के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य में मजबूत है और अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में पीटीआई के मुख्यालय में पीटीआई संपादकों के साथ बातचीत में लोकसभा सांसद और पार्टी के प्रमुख दलित चेहरे शैलजा ने त्रिशंकु विधानसभा की संभावना को भी खारिज कर दिया है और दावा किया है कि कांग्रेस 90 सदस्यीय सदन में शानदार बहुमत हासिल करेगी। कुमारी शैलजा ने जननायक जनता पार्टी पर निशाना साधा है और कहा है कि उन्होंने हरियाणा में अपनी जमीन खो दी है क्योंकि वह टूट रही है और आगामी चुनावों में उसके पास कोई मौका नहीं है। शैलजा ने कहा, जेजेपी ने अपनी जमीन खो दी है। इस बार आपको जेजेपी के लिए ज्यादा टिकटार्थी नहीं मिलेंगे। पिछली बार भी जीतने वाले अधिकांश उम्मीदवार कांग्रेस से थे। अब ये पहले से ही टूट रहा है। उनके अधिकांश विधायक पहले ही उन्हें छोड़ चुके हैं। एआईसीसी महासचिव और हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रमुख ने कहा, मुझे इस चुनाव में जेजेपी के लिए ज्यादा संभावना नहीं दिख रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के शंखनाद के साथ ही नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है। इसी बीच पूर्व बीजेपी नेता महेश दायमा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। महेश दायमा दिल्ली में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए।
कांग्रेस में शामिल होने के बाद महेश दायमा ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा, कांग्रेस सिद्धांतों की पार्टी है। जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, उसमें उन्होंने गुरुग्राम के साथ पूरे हरियाणा प्रदेश की बेहतरी के लिए काम किया है। बीजेपी के बाद अब इंडियन नेशनल लोक दल ने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख बढ़ाने की मांग की है। अभय सिंह चौटाला ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। बता दें कि चुनाव आयोग ने 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख तय की है। नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाने हैं। उन्होंने लिखा, आमतौर पर लोग लंबे वीकेंड पर छुट्टियों पर जाते हैं, इसलिए निश्चित तौर पर इसका वोटिंग प्रतिशत पर प्रभाव पड़ेगा और मतदान प्रतिशत में 15 से 20% की कमी होने की संभावना है। आपसे अनुरोध है कि कृपया मतदान की तारीख दिन को 1 सप्ताह या उससे अधिक बढ़ा दें। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बुलडोजर एक्शन पर सियासत गर्मा गई है। इसको लेकर बीजेपी शासित राज्यों में अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को कहा कि बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार्य है, यह बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा, आरोप लगाते ही अभियुक्ति के परिवार को सजा देना, उसके सिर से छत छीन लेना, कानून का पालन न करना, अदालत की अवहेलना करना और आरोप लगते ही घर ढा देना, ये न्याय नहीं है। देश में वक्फ विधेयक 2024 को लेकर लगातार सियासत जारी है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद ने इसे लेकर एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने केंद्र और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए इसे फूट डालो और राज करो बिल करार दिया है। आप सांसद संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा, बीजेपी पूरे देश में भ्रम फैला रही है। वक्फ बोर्ड के बारे में 2 या 3 झूठे दावे किए जा रहे हैं और जिनका कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि वे महिला सदस्यों को शामिल करेंगे, लेकिन महिलाएं शुरू से ही वक्फ बोर्ड का हिस्सा रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड मोदी सरकार के वक्फ विधेयक के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। इससे पहले चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी ने भी वक्फ बिल को लेकर तमाम सवाल उठा दिए थे। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जेडीयू मुस्लिम समुदाय के हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए प्रस्तावित कानून में बदलाव पर जोर दे रही है। जेडीयू का कहना है कि मुस्लिम समुदाय की ही सलाह पर विधेयक में बदलाव होना चाहिए। झारखंड में नई पार्टी का ऐलान कर चुके पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी नेता को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अगर कोई नेता चाहे तो उनके साथ आ सकता है। अपने गढ़ सरायकेला में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चंपई सोरेन ने बात कही है। चंपई सोरेन ने कहा, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी नेता को तोड़ने का काम नहीं करूंगा। वह चाहे तो अपनी मर्जी से हमारे साथ आ सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद महाविकास अघाड़ी द्वारा महाराष्ट्र बंद आह्वान वापस लेने के बाद गठबंधन नेता एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को बदलापुर यौन शोषण मामले में और लड़कियों के खिलाफ बढ़ते अपराध के खिलाफ पुणे में मौन विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। पवार ने बेटी सुप्रिया सुले के साथ मुंह पर काली पट्टी बांधकर पुणे कलेक्टर कार्यालय के पास बाबा साहब अंबेडकर प्रतिमा पर प्रदर्शन में भाग लिया, जबकि कुछ एमवीए नेताओं ने महात्मा गांधी के लोकप्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम सबको सम्मति दे भगवान का जाप भी किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को राज्यव्यापी बंद के आह्वान को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, क्योंकि बंद से जनता का सामान्य जीवन प्रभावित हो जाता। बीएसपी चीफ मायावती पर बीजेपी विधायक राजेश चौधरी द्वारा विवादित टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। इस पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपा के विधायक के ऊपर सार्वजनिक रूप से दिए गए इस वक्तव्य के लिए मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। भाजपा ऐसे विधायकों को श्रेय देकर महिलाओं के मान सम्मान को गहरी ठेस पहुंचा रही है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ भाजपा तुरंत कार्रवाई नहीं करती है तो मान लीजिए कि ये किसी विधायक का व्यक्तिगत विचार नहीं है, बल्कि पूरी भाजपा का है। घोर निंदनीय। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा कि अगर भारत समेत दुनिया के दूसरे देश रूस के रिहायशी दामों पर तेल खरीदना बंद कर दें तो पुतिन के सामने बड़ी चुनौतियां उत्पन्न हो जाएंगी।
उन्होंने कहा, पुतिन को अर्थव्यवस्था के बर्बाद होने का डर है। उनके पास तेल के अलावा कुछ नहीं है। उनकी मुख्य मुद्रा तेल ही है और उसी को लेकर उन्हें घमंड है। जेलेंस्की ने कहा कि उनके पास एक तरह की ऊर्जा आधिकारिक अर्थव्यवस्था है और वे उसी का निर्यात करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत समेत दुनिया के दूसरे देश रूस से रिहायशी दामों पर तेल खरीदना बंद कर दें तो उसके सामने कड़ी चुनौतियां उत्पन्न हो जाएंगी। सोपोर के राफियाबाद में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में एक और आतंकी मारा गया। सोपोर पुलिस और 32 राष्ट्रीय राइफल के संयुक्त ऑपरेशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया है। बताया जा रहा है कि इलाके में अभी और आतंकी हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों से पुलिस के साथ मिलकर सेना आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें मार गिराने के लिए तलाशी अभियान चला रही है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।